वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो क्लासेज चल रही है एथिक्स के लिए, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता वाली क्लासेज जो चल रही है, इसमें दोस्तों हमारा टॉपिक नंबर 5 चल रहा है। और टॉपिक नंबर 5 में भी हम हैं भारत के नैतिक विचारक एवं दार्शनिक। हम इंडियन फिलोसफर्स और इंडियन जो थिंकर्स हैं उन पर चर्चा कर रहे थे। कल हमने दोस्तों देखा था जवाहरलाल नेहरू जी को। कल हमने पढ़ा था, हमने नेहरू जी के कुछ विचार देखे थे कल की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों महात्मा गांधी जी को। ठीक है, और आगे की क्लासेज में फिर हम ये आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी को दोस्तों शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी, तो गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, उनको जैसे हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए। कुछ इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझोगे तो जो आगे हम पढ़ेंगे ना उसको समझने में आपको थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, गांधी जी क्या मानते थे। जैसे कोई व्यक्ति है, इसको व्यक्ति समझिएगा ना ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी। जैसे कोई व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है, अब कोई व्यक्ति है तो गांधी जी का मानना था दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा होती है। क्या होती है? वन सेकंड। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा होती है और उनका मानना था कि जो अंतरात्मा है दोस्तों, गुड आफ्टरनून विराज, जो अंतरात्मा है ये ईश्वर का अंश है। क्या है ये? ईश्वर का अंश है। प्रत्येक व्यक्ति में अंतरात्मा होती है और वो गांधी के अनुसार ईश्वर का अंश है। अब ईश्वर का अंश है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें दैवीय गुण विद्यमान होंगे। दैवीय गुण विद्यमान होते हैं, दैवीय गुण विद्यमान। अब देखिए, थोड़ा सा प्रत्येक कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करना। गुड आफ्टरनून। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा होती है और अंतरात्मा ईश्वर का अंश होता है, और ईश्वर का अंश है तो दैवीय गुण उसमें विद्यमान रहते हैं। अब देखो यहां पर पहला कॉन्टेक्स्ट देखना। अब क्या होता है, जो अंतरात्मा है व्यक्ति की, उस अंतरात्मा पर कुछ लेयर आ जाती है, यानी इस पर आवरण आ जाता है, इस पर पर्दा आ जाता है। किन किन चीजों से दोस्तों? कॉन्टेक्स्ट नंबर पहला समझिएगा दोस्तों, लोभ, लालच, बेईमानी, गलत संगति, इनकी वजह से क्या होता है, जो व्यक्ति की अंतरात्मा है उस पर एक पर्दा आ जाता है, एक आवरण आ जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति अनैतिक कार्य करने लगता है। अनैतिक कार्य करने लगता है तो हम उसको पापी बोल देते हैं। एज पर गांधी वो व्यक्ति पापी हो जाता है। अब आप बताइए, अब ये व्यक्ति पापी हो गया, ठीक है, अब आप खुद ही समझिएगा इसको, खुद ही आपको अपने अंदर से आएगा, आप खुद ही बताइएगा। अब मान लीजिए गांधी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अंतरात्मा है, उस अंतरात्मा पर एक लेयर आ गया, एक आवरण आ गया है, लोभ, लालच, बेईमानी, कुछ गलत संगति की वजह से वो अनैतिक कार्य करने लगे है। अब वो पापी बन गया है। अब इस पापी से जो व्यक्ति है, मान लो इससे कुछ ऐसा अनैतिक कार्य हो गया जो इसको कुछ दंड दिया जाए, तो दंड इसको कैसा दिया जाए? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है गांधी जी मृत्युदंड के लिए बोलेंगे यहाँ पर कि इसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए अगर कोई ऐसा अपराध हो गया है, जघन्य अपराध? नहीं, तब भी गांधी जी बोलेंगे कि मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? गांधी का मानना है दोस्तों कि मृत्युदंड देने से सुधार की जो संभावना है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो गांधी जी का मानना था कि इस व्यक्ति को, जो पापी व्यक्ति है, उसको एक सुधार का मौका दिया जाना चाहिए, उसको एक ऐसा मौका जरूर दिया जाना चाहिए जिससे जो उसकी अंतरात्मा पर आवरण आया है, जो अनैतिक कार्य करने लगा है, वो दोबारा से ना करे। गांधी जी का मानना था कि जन्म से ही व्यक्ति सद्गुणी होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत अंतरात्मा है और अंतरात्मा ईश्वर का अंश है। तो यहां पर गांधी जी बोलते हैं कि उसको सुधार की संभावना नहीं रह जाती है, यानी गांधी का मानना है मृत्युदंड ना देके सुधारात्मक कार्य किए जाए, उसको सुधारा जाए, उसको सुधार का ये मौका दिया जाए। जिसमें गांधी बात करते हैं सत्याग्रह की,
सत्याग्रह क्या है भाई? सत्य की विजय के लिए जो भी आध्यात्मिक या नैतिक संघर्ष करना पड़ रहा है वो सत्याग्रह है। गांधी जी बात करते हैं सत्याग्रह के माध्यम से इसका हृदय परिवर्तन किया जाना चाहिए, इस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन। अब हृदय परिवर्तन यहाँ पर वो हार्ट ट्रांसप्लांट वाला नहीं है कि हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाना चाहिए। हृदय परिवर्तन का मतलब उसकी मनोवृत्ति, उसका एटीट्यूड, उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन किया जाना चाहिए, कि मनोवृत्ति में परिवर्तन, यानी कि अनैतिक कार्य कर रहा है तो उसको मृत्युदंड नहीं, ठीक है, मृत्युदंड के पक्षधर नहीं है गांधी जी। उनका मानना है कि सुधार का मौका दिया जाना चाहिए, और वो कैसे दिया जाना चाहिए? सत्याग्रह के माध्यम से। और सत्याग्रह के माध्यम से उसका हृदय परिवर्तन की कोशिश करनी चाहिए, और हृदय परिवर्तन का आशय होता है उसकी मनोवृत्ति को बदला जाए। एक कॉन्टेक्स्ट तो दोस्तों ये है, ठीक है। अब दूसरा आप खुद बताइए, पहला कॉन्टेक्स्ट हो गया, दूसरे को ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए गांधी का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में अंतरात्मा है, ठीक है, और मान लीजिए वो अंतरात्मा पवित्र है, ठीक है। अगर उस अंतरात्मा के अनुसार अगर प्रत्येक व्यक्ति कर्म करे दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करे तो कैसे कार्य करेगा? उचित कार्य करेगा, लगभग सभी अच्छे कार्य करेंगे। अब सभी अच्छे कार्य करेंगे तो क्या राज्य की आवश्यकता है, स्टेट की आवश्यकता है? नहीं, गांधी कहते हैं नहीं। क्या पुलिस की आवश्यकता है? नहीं। तो जहां पुलिस की आवश्यकता नहीं है, राज्य की आवश्यकता नहीं है, सभी व्यक्ति अपने अंतरात्मा के अनुसार उचित कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? गांधी के अनुसार रामराज्य, रामराज्य की स्थिति होगी ना। अब हम ये सभी दोस्तों सत्याग्रह, रामराज्य, ये सब आगे क्लास में इसी में डिस्कस करने वाले, थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूं, इन चीजों को आप समझोगे तो आगे थोड़ा आसानी रहेगी। तो एक कॉन्टेक्स्ट तो हो गया मृत्युदंड वाला, दूसरा हो गया राज्य की आवश्यकता नहीं है, पुलिस की आवश्यकता नहीं, राम राज्य वाला। एक और देखिए, अब आप ही बताइए, मान लीजिए हमने बताया कि सभी व्यक्तियों में अंतरात्मा है, ठीक है, सभी व्यक्तियों में अंतरात्मा है, और गांधी जी के अनुसार जो अंतरात्मा है वो ईश्वर का अंश है। अब ईश्वर का अंश है और सभी व्यक्तियों में ईश्वर का अंश है, अंतरात्मा ईश्वर का अंश है। तो अब मान लीजिए गांधी जी उत्थान की बात करते हैं, किसी के कल्याण की बात करते हैं, किसी के उदय की बात करते हैं, तो गांधी जी किन के उत्थान की कल्याण की बात करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, सभी के उत्थान की कल्याण की बात करेंगे, सभी का उत्थान हो, क्योंकि गांधी जी का मानना है सब में अंतरात्मा है और वो अंतरात्मा ईश्वर का अंश है। तो गांधी जी बात करेंगे सर्वोदय की, तो हम गांधी का सर्वोदय पढ़ेंगे, सबका उदय, सबका कल्याण, सभी का सभी तरीके से कल्याण, सर्वोदय की बात करेंगे। एक और कॉन्टेक्स्ट, ये तीसरा कॉन्टेक्स्ट सर्वोदय वाला, और समझिए। अब मान लीजिए सभी में ईश्वर का अंश है, सभी व्यक्तियों में गांधी के अनुसार ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर का अंश है तो इसका मतलब सब समान है, तो गांधी जी लिंग भेद का विरोध करेंगे, जाति भेद का विरोध करेंगे, करेंगे ना। इसी बेस पर, बेस समझ रहे हो गांधी जी का अंतरात्मा वाला, वो लिंग भेद का विरोध करेंगे, जाति भेद का विरोध करेंगे, हर तरीके के ऊंच नीच का विरोध करेंगे, किसी भी तरीके की ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच का विरोध करेंगे, छुआछूत का विरोध करेंगे, अस्पृश्यता का, छुआछूत का विरोध करेंगे। तो ये चार कॉन्टेक्स्ट हमने दोस्तों समझे, आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। पहला देखा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा है, ईश्वर का अंश है, तो उसमें दैवीय गुण है। अब उसके जो अंतरात्मा पर कुछ अज्ञान रूपी पर्दा पड़ जाता है, या फिर लोभ लालच बेईमानी इन सब की वजह से, गलत संगति की वजह से अनैतिक कार्य करने लगता है, उसको पापी, वो पाप करता है, तो उसको हम दंड ना देने की बजाय उसको सुधारात्मक कार्य किए जाने चाहिए। इसलिए गांधी मृत्युदंड के पक्ष में नहीं है, पक्षधर नहीं है। तो सत्याग्रह के माध्यम से हृदय परिवर्तन करेंगे, यानी मनोवृत्ति परिवर्तन देखेंगे। दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखा कि अगर सभी व्यक्ति अपनी पवित्र अंतरात्मा के अनुसार कार्य करें तो सभी अच्छे कार्य करेंगे, तो राज्य की पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी, सभी व्यक्ति नैतिक कार्य करेंगे तो राम राज्य आएगा। तीसरा कॉन्टेक्स्ट देखा कि मान लीजिए सभी व्यक्तियों में ईश्वर का अंश है, सभी व्यक्तियों के अंतर अंतरात्मा है, तो फिर गांधी उत्थान की किसकी बात करेंगे? सभी के उत्थान की बात करेंगे, सर्वोदय की बात करेंगे। चौथा कॉन्टेक्स्ट देखा कि ईश्वर का जो सब में, अगर प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है तो गांधी के अनुसार वो सभी समान है, तो लिंग भेद नहीं होना चाहिए, जाति भेद नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए, ये सब गांधी जी बात करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है दोस्तों, तो ये अब देखिए, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गांधी का जो है सर्वोदय। अब सर्वोदय का मतलब क्या है?
दोस्तों सर्वोदय जो है दो शब्दों से बना है, सर्व और उदय। उदय का मतलब है उत्थान, कल्याण। ठीक है, और सर्वोदय में दोस्तों क्या है कि सभी का और सभी प्रकार से उद्धार, सभी का सभी प्रकार से उद्धार। अब इसमें सभी का मीन्स दोस्तों सभी। अब सभी में देखो गरीब, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, वृद्ध ओल्ड एज, वृद्ध, एलजीबीटी, वंचित वर्ग, कमजोर वर्ग। यानी कि दोस्तों सभी में मतलब सभी इंक्लूड है, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, बच्चे, युवा, वृद्ध, एलजीबीटी, वंचित वर्ग, कमजोर वर्ग, सभी। और सभी का सभी प्रकार से, सभी प्रकार से का क्या मतलब है, सभी प्रकार से दोस्तों मतलब सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से। लेकिन दोस्तों गांधी जी सर्वोदय में बात करते हैं कि सभी का, सभी मीन्स गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, वृद्ध, एलजीबीटी, वंचित वर्ग, कमजोर वर्ग, सभी का सभी तरीके से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से उत्थान होना चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए। अब गरीब का कैसा उत्थान होना चाहिए भाई, गरीब का उत्थान होना चाहिए, आर्थिक रूप से उत्थान होना चाहिए, सामाजिक रूप से उत्थान होना चाहिए। फिर बात करें अमीर, फिर अमीर का क्या उत्थान होना चाहिए, अमीर का क्या कल्याण होना चाहिए, तो दोस्तों अमीर का नैतिक रूप से उत्थान होना चाहिए। भौतिक रूप से उसका उत्थान हो चुका है, भौतिक सुविधा, सुख सुविधाएं, भौतिक संसाधन सभी हैं उसके पास, तो फिर नैतिक रूप से उनका उत्थान होना चाहिए। महिलाओं का सामाजिक रूप से उत्थान होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से उत्थान होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों सर्वोदय में गांधी जी सभी का सभी प्रकार के उद्धार की बात करते हैं, ये सर्वोदय है। अब सर्वोदय वही देखो, सर्वोदय दो शब्दों से बना है, सर्व प्लस उदय। यहाँ सर्व का आशय है सभी का सभी प्रकार से, जबकि उदय का तात्पर्य उत्थान और कल्याण। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सर्वोदय का वही शब्द लिखा हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सर्वोदय जो है ना, सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी प्लस हम समझेंगे भी। तो अब सर्वोदय के अगर हम विभिन्न पक्षों की या विभिन्न डायमेंशंस की बात करें, विभिन्न आयामों की अगर बात करें कि कहाँ तक इसका एरिया है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो दोस्तों हम बात करेंगे सर्वोदय के पहले आर्थिक पक्ष की, जिसमें हम देखेंगे न्यासधारिता का सिद्धांत गांधी का, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देखेंगे। अगर इसके सामाजिक पक्ष की हम बात करें तो हम गांधी के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों पर देखेंगे, गांधी की वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार क्या थे। अगर दोस्तों बात करते हैं इसके राजनीतिक पक्ष की, तो दोस्तों हम गांधी के राज्य संबंधी विचार देखेंगे, राज्य पर गांधी जी के क्या विचार थे। अगर बात करते हैं धर्म की, धार्मिक पक्ष की, तो गांधी का सर्वधर्म संभाव, धर्म एवं राजनीति। गांधी जी का मानना था कि राजनीति धर्मयुक्त होनी चाहिए। धर्मयुक्त मीन्स वो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन ये वाला धर्म नहीं, धर्म मीन्स धर्म, नैतिकता, सदाचार, धर्मयुक्त राजनीति होनी चाहिए, गांधी जी का मानना था, ये हम देखेंगे। फिर अगर इसके सर्वोदय के नैतिक पक्ष की बात करते हैं तो हम गांधी का जो साधन और साध्य का संबंध जो गांधी ने बताया वो साधन और साध्य वाला देखेंगे। सत्याग्रह हम देखेंगे, एज पर गांधी सत्याग्रह क्या है, सत्य और अहिंसा के गांधी के विचारों पर हम डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों सर्वोदय के कई आयाम हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक। एक एक करके हम इन आयामों को समझेंगे, जिसमें गांधी जी के लगभग सभी कॉन्सेप्ट जो सिद्धांत दिए थे उन्होंने वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों इसके लिए एक स्पेशल क्लास यानी अलग से आज की क्लास में हम सिर्फ गांधी पढ़ेंगे, काफी बड़ा रहेगा दोस्तों। गांधी जी को दोस्तों इतना डिटेल में पढ़ने का रीजन है क्योंकि एक भी साल ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आप पेपर उठा के लिए देख लीजिएगा चाहे 2013 से 2023 तक के, कि जिसमें अगर GS 1, 2, 3, 4 और ऐसे निबंध को, पांचों पेपर को अगर मिला लें, गांधी को नहीं पूछा हो। हर साल सवाल पूछा है, चाहे GS 1 में पूछ लिया हो या GS 4 में पूछ लिया हो, और नहीं भी पूछा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली केस स्टडीज में, ऐसे में आप गांधी को जरूर कोट करोगे, और जरूर कोट करना भी चाहिए। ठीक है, तो हम जो सर्वोदय के विभिन्न पक्ष हैं उसमें दोस्तों स्टार्ट करते हैं आर्थिक पक्ष से। अगर आर्थिक पक्ष में दोस्तों हम देखेंगे कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप दी थी गांधी जी ने, न्यासधारिता का सिद्धांत। अब न्यासधारिता के सिद्धांत ये जो है ये आर्थिक न्याय की प्राप्ति हेतु गांधी जी ने बताया था, आर्थिक न्याय हो सके यानी सभी की आर्थिक पूर्तियां हैं जो हो सके। देखो बहुत सिंपल था, इसको ऐसे समझिएगा दोस्तों,
गांधी का मानना था कि जैसे मान लीजिए किसी पूंजीपति के पास दोस्तों एक्स संपत्ति है, ये संपत्ति है, ठीक है, ये पूंजीपति के पास है, तो गांधी यहाँ पर देखो ना, समझना अंतर को, गांधी जी यहाँ पर पूंजीवाद को सपोर्ट करते हैं, कुछ संदर्भों में पूंजीवाद को सपोर्ट करेंगे। तो उनका मानना था कि अगर कोई जो भी व्यक्ति है, जो पूंजीपति है, वो अगर चाहे तो ये जो पूंजी है इसको बढ़ा के इतना कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्पादन के अगर दृष्टिकोण से देखें तो गांधी जी पूंजीवाद को समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बट जब उत्पादन की बात आ रही है तो गांधी जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से भाई करिए, अपनी पूंजी को बढ़ाइए। बट जब बात आती है कि इसका उपयोग की, तो गांधी जी कहते हैं पूंजीपतियों से कि जो ये आपकी पूंजी है, आप उपयोग इतना ही कीजिए जितनी आपकी आवश्यकता है। मान लीजिए आप इतनी पूंजी का ही उपयोग कीजिए, ये वाली पूंजी आप उपयोग कीजिए, पूरी पूंजी आपकी है, ठीक है। उसमें से उत्पादन के दृष्टिकोण से आप खूब अच्छा खासा उत्पादन कीजिए, खूब अपना व्यापार बिजनेस बढ़ाइए, लेकिन जब बात आए उपयोग की तो आप उतना ही उपभोग कीजिए उसका जितनी आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार आप इसका उपभोग कीजिए। और गांधी जी कहते हैं कि जो ये है पूरी पूंजी है, आप इस पूंजी के स्वामी नहीं है, मालिक नहीं हो आप इसके, आप इसको मालिक नहीं समझे आपकी मैं पूंजी का मालिक हूं। गांधी जी का मानना है कि आप इसके संरक्षक बनिए, आप इसके संरक्षक हैं, आप इसके ट्रस्टी हैं। बाकी जो बची पूंजी है वो आपके उपभोग करने के बाद और बाकी खर्चों को हटाने के बाद, गांधी जी का मानना था उसको आप समाज हित में लगाइए, समाज हित में आप उसको उपयोग कीजिए, आप उससे अस्पताल बनवाइए, आप उससे स्कूल बनवाइए, आप उससे धर्मशाला बनवाइए। ये गांधी जी का मानना था दोस्तों ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट में, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर उनकी जो मेन जो भावना थी दोस्तों वो थी अपरिग्रह की। जो उनका एकादश व्रत है ना, जो उन्होंने 11 व्रत दिए थे, हम अभी पढ़ेंगे, उसमें एक अपरिग्रह उनका व्रत था। उसका मतलब है कि आप आवश्यकता से अधिक धन संग्रह मत कीजिए, सब है भूमि गोपाल की, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आता है गांधी जी का, सब है भूमि गोपाल की, यानी कि सारी जो भूमि है सब कुछ गोपाल का है, भगवान का है। उनका कहने का मतलब ये था, कहने के आशय है कि जिस प्रकार दोस्तों ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को वायु दी है, जल दिया है, प्रकाश दिया है, तो उनका मानना था इसी तरीके से सबके लिए भोजन, वस्त्र, ये सब जो बेसिक नेसेसिटीज है, इनकी सबकी पूर्ति होना चाहिए। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है उनका, यानी कि केवल संरक्षक के रूप में आप काम कीजिए, आप ट्रस्टी के रूप में काम कीजिए, ये पूंजी को आप स्वामी या मालिक नहीं हो। ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप है। बाकी जो शेष संपत्ति है उसको समाज की धरोहर माना जाए, इसका उपयोग समाज के हित में किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था दोस्तों। आज के कॉन्सेप्ट में देखें दोस्तों तो CSR जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टोटल प्रॉफिट का आई थिंक 2% प्रत्येक कंपनी को समाज हित में लगाना होता है, CSR यही तो है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। ये दोस्तों आर्थिक पक्ष का पहला न्यास का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप हो गया। दूसरा इसमें दोस्तों आर्थिक पक्ष में देखा तो गांधी जो है ना, गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योग के समर्थक थे। कल हम देख रहे थे कि नेहरू जी बड़े उद्योगों के समर्थक थे, वही गांधी जी की अगर बात करें तो लघु एवं कुटीर उद्योगों के समर्थक थे। अब वो लघु एवं कुटीर उद्योगों को समर्थक क्यों थे दोस्तों उनका मानना था कि अगर व्यापक मशीनीकरण होगा ना, अगर मशीनीकरण ज्यादा होगा तो उनका मानना था कि उससे उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा, फिर खपत के लिए बाजार बनेंगे, भाई उत्पादन हो रहा है तो फिर सप्लाई है तो डिमांड के लिए मार्केट भी चाहिए, मार्केट आएगा, फिर उससे उपभोक्तावादी प्रवृत्ति आएगी, उपभोक्तावादी अगर प्रवृत्ति आएगी तो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का प्रसार होगा, अपना एरिया सब बढ़ाना चाहेंगे, साम्राज्य विस्तार होगा, साम्राज्य विस्तार करने की प्रवृत्ति आएगी, उससे उपनिवेशवादी प्रवृत्ति आएगी दोबारा से। ये गांधी जी का मानना था। उनका मानना था कि अगर व्यापक मशीनीकरण होगा तो बृहद उत्पादन होगा, फिर केंद्रीयकरण होगा, केंद्रीयकरण मीन्स एक जगह पे सब इकट्ठा हो जाएगा। अब केंद्रीयकरण होगा तो शोषण, असमानता, विद्वेष, ये सब इनकी भावना बढ़ेगी। और अगर व्यापक मशीनीकरण होगा तो श्रम की महत्ता घटेगी, भाई मशीन आएंगी तो फिर जो लेबर है, जो हमारे श्रमिक मजदूर है, उनकी महत्ता घटेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये गांधी जी का मानना था। तो इसलिए वो लघु एवं कुटीर उद्योगों को समर्थन देते थे, ना कि बड़े उद्योगों को। फिर दोस्तों उनका मानना था कि भाई इससे उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार होगा, भोगवाद को बढ़ावा मिलेगा। और दोस्तों उनका बहुत ही फेमस कोट है कि प्रकृति जो है ना, नेचर, प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकती है, किंतु किसी एक व्यक्ति के लोभ को पूरा नहीं कर सकती। ये उनका बहुत ही फेमस कोट था, इस पे सवाल भी आए हुए। इस रूप में अगर हम देखें दोस्तों, गांधी जी यहाँ पर एनवायरमेंटल एथिक्स की बात कर रहे हैं, पर्यावरणीय नीति शास्त्र की अवधारणा का स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर,
तो ये दोस्तों गांधी जी के कुछ आर्थिक पक्ष देखे। अब बात करते हैं हम सामाजिक पक्ष की। सामाजिक पक्ष में दोस्तों गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, वर्ण व्यवस्था का वो समर्थन करते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हुई तो होइएगा दोस्तों, गांधी जी यहाँ पर जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जाति भेद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो जाति भेद का समर्थन नहीं करते हैं, वो लिंग भेद का समर्थन नहीं करते हैं, वो ऊंच नीच का समर्थन नहीं करते हैं, वो छुआछूत का समर्थन नहीं करते हैं। वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने के पीछे उनके क्या तर्क है वो भी देखेंगे, तो ये बट क्लियर कर रखना यहाँ पर, जाति भेद लिंग भेद इनका समर्थन गांधी नहीं करते दोस्तों। उनका जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने के पीछे तर्क था, वो मेन तर्क था कि जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था है, जन्म से ही जो वर्ण है, उस वर्ण आधारित व्यवस्था में जो दोस्तों वंशानुगत जो व्यवसाय है, जो हमारे व्यवसाय परंपरागत जो व्यवसाय चलते आ रहे हैं, उन परंपरागत व्यवसायों को परिष्कृत करने में आसानी होगी, उनका ये मानना था। परिष्कृत दोस्तों मीन्स जैसे मान लीजिए कोई परंपरागत व्यवसाय मान लेते, किसी दर्जी का एग्जाम्पल ले लेते, तो दोस्तों उसमें इतनी फिनिशिंग आ जाएगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वही करेगी। तो आजकल फैशन डिजाइनर क्या है, फैशन डिजाइनर का जो काम है एक तरीके से यही तो है। गांधी जी का ये कहने का मतलब था उसमें आसानी आएगी, यानी उनका मानना था कि पिता द्वारा जो अनुभव या योग्यता को जो अर्जित किया गया है वो पुत्र में आसानी से अग्रसरित हो जाए, अगली जनरेशन भी वही करने लगे। यानी कि आजीविका के जो साधन है, जो आजीविका के साधन है उनको जुटाने के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति को इतना श्रम या इतना समय नहीं बर्बाद करना पड़े कि उसको जो उसकी व्यक्तिगत उन्नति है या फिर उसकी जो आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं गांधी जी, उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो ना हो पाए। गांधी जी का मानना था कि आजीविका जो है बहुत कम समय में, जैसे अभी दोस्तों कई बार 10 साल 15 साल लग जाते हैं हमको आजीविका के साधन अपने फिक्स करने में। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 5 साल से 7 साल से 8 साल से, कोई आजीविका का साधन ही नहीं हो पा रहा है, कुछ सुरक्षित साधन नहीं हो पा रहा है। और मान लीजिए गांधी जी अब यहाँ पर क्यों मान रहे हैं इसको, कि जिससे जो वंशानुगत व्यवसाय है, जो वंशानुगत व्यवसाय अगर आप उसको अपना लोगे वो आप सीख जाओगे, एक तरीके से जो स्किल्स आपके अंदर जो डेवलप होंगे, उसी की तो बात हो रही है वर्ण व्यवस्था के अंदर, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो मनुष्य द्वारा पैतृक कार्य अगर त्यागेगा मनुष्य, जो उसकी पैतृक कार्य है, जो उसके परंपरा में चलते आ रहे हैं, तो उससे अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। और इस अव्यवस्था से क्या होगा दोस्तों, समाज में किसी विशेष कार्य विशेष के लिए प्रतियोगिता व संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है, सामाजिक असंतुलन की स्थापना हो सकती, सामाजिक असंतुलन आएगा इसके माध्यम से, ये गांधी जी का मानना था। बेरोजगारी का विस्तार होगा, विद्वेष, परिणाम स्वरूप घृणा और विद्वेष की भावना बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। अब वर्ण व्यवस्था के विचारों में अंबेडकर जी क्या कहते थे, तो जब हम कल अंबेडकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर इनकी तुलना भी देख लेंगे कि गांधी जी के क्या विचार थे वर्ण व्यवस्था पर, अंबेडकर जी के क्या थे, और जाति वाला भी थोड़ा उसको भी कल यहाँ पर डिस्कस हम कर लेंगे। ठीक है, ये दोस्तों उनके वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों में। अगला हम देखते हैं कि अगर राजनीतिक पक्ष की बात करें सर्वोदय की, राजनीतिक पक्ष में दोस्तों गांधी जी विकेंद्रीकरण की बात करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन। उन्होंने विकेंद्रीकरण पर बल दिया है, यानी केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, एक जगह पर शक्तियों का इकट्ठा नहीं होने चाहिए। उनका मानना था कि अगर केंद्रीकरण होगा ना दोस्तों, सेंट्रलाइजेशन अगर होगा, तो इससे न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित होगी। देखो इसको ऐसे समझो, उनका मानना था कि अगर केंद्रीकरण होगा, अगर केंद्रीकरण होगा, केंद्रीयकरण, तो उनका मानना था कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अगर रहेगी तो केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित होगी, ये तो होगा ही, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो बाधित होगी, साथ ही असमानता, शोषण और अन्याय, इसको भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर इसलिए वो स्वराज की बात करते हैं दोस्तों, स्वराज। अब स्वराज का अर्थ यहाँ पर सभी प्रकार की पराधीनता से मुक्ति तो है ही, सभी प्रकार की, यानी कि आपको किसी भी तरीके का आप पे कोई भी बाह्य बंधन नहीं होना चाहिए, ये उसका स्वराज का आशय है। दूसरा दोस्तों स्वराज का जो ये संकीर्ण अर्थ में एक तरीके से आशय है, अगर देखें हम स्वराज का आशय तो आत्मशासन या आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, सेल्फ शासन, सेल्फ गवर्नेंस। स्वराज राजनीतिक सत्ता, अब देखो इसको ऐसे समझो, ये स्वराज है। अब स्वराज का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि भाई हम राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन या राजनीतिक स्वाधीनता की प्राप्ति, यानी कि राजनीतिक, यानी हमारे हाथ में राजनीतिक सत्ता आ गई, यही स्वराज का आशय नहीं है दोस्तों केवल।
कि आप समझो राजनीतिक सत्ता आ गई तो हम स्वराज आ गया हमारे पास, बल्कि दोस्तों इसमें जितने भी बाह्य बंधन है, जितने भी बाह्य नियंत्रण है, उन सब से मुक्ति, बाह्य नियंत्रणों से मुक्ति स्वराज है। एच पर गांधी वो स्वराज की अवधारणा यहाँ पर देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। और दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन का ये जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ग्राम पंचायतों की बात गांधी जी ने की। अब जो 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 73rd एंड 74th 1992 1992 में ग्राम पंचायतों, स्थानीय सरकार की स्थापना की गई ना, लोकल गवर्नमेंट, वो यही तो था, विकेंद्रीकरण की तो बात थी, डिसेंट्रलाइजेशन। ग्राम पंचायतों को अपनी गांवों के प्रशासन एवं प्रबंधन का समस्त अधिकार मिले, ये उनका विकेंद्रीकरण वाला राजनीतिक पक्ष में था। ठीक है, अगला देखिए, राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम हो। गांधी जी का मानना था कि जो राज्य का जो स्टेट है उसका जो कार्य क्षेत्र है वो मिनिमम होना चाहिए। गांधी के अनुसार वही सरकार सर्वोत्तम है जो कम शासन करे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो राज्य है ना, राज्य जो व्यक्ति का स्वाभाविक नैतिक विकास है, हमने एक क्लास में आपको बताया भी था कि व्यक्ति का स्वाभाविक नैतिक विकास, जो अमेरिका वाला एग्जाम्पल दिया था जब कैटरीना नाम का एक तूफान वहां पर आ गया था, बताया था ना। तो राज्य क्या करता है दोस्तों, कानून के भय से, डरा धमका के व्यक्ति का जो स्वाभाविक नैतिक विकास है, स्वाभाविक जो नैतिक विकास है उसमें बाधक है, स्वाभाविक नैतिक विकास में बाधक है। राज्य की प्रमुखता का भी खंडन करते हैं गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि राज्य को साध्य नहीं मान सकते हम, राज्य को साधन मानना है। राज्य साधन के रूप में है, ना कि साध्य के रूप में। ये राज्य की प्रमुखता का खंडन है। दूसरा दोस्तों जो अंतिम है इसमें राजनीतिक पक्ष में, दोस्तों गांधी जी राम राज्य की बात करते हैं। अब राम राज्य का आशय यहाँ पर किसी धर्म का राज्य नहीं है दोस्तों, किसी भी धर्म का, एक पर्टिकुलर किसी हिंदू मुस्लिम या किसी पंथ की बात चल रही हो, नहीं। गांधी का आदर्श है दोस्तों ये राम राज्य, धर्म का राज्य। राम राज्य किसी धर्म विशेष का राज्य नहीं है, जैसे हमने बताया। राम राज्य क्या है, एक आदर्श सामाजिक स्थिति है जो एक पवित्र व्यवस्था को इंगित करता है, जहां ये माना जाता है कि जो व्यक्ति की अंतरात्मा है, व्यक्ति की अंतरात्मा पर कोई भी बाह्य नियंत्रण नहीं होगा और व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार सारे कार्य करेगा और सारे काम उचित करेगा, ऐसा यहां पर माना जाता है। यानी कि राम राज्य धर्म राज्य यानी कि नैतिक राज्य से संबंधित है। नैतिक राज्य, धर्म राज्य, ये आत्मा का शासन है। धर्म का राज्य अथवा न्याय और प्रेम का राज्य है। यह सही अर्थों में धरती पर ईश्वरीय राज्य है, इसमें कोई दुर्गुण नहीं है। गांधी मतानुसार राम राज्य ऐसी स्थिति होगी जिसमें व्यक्ति नैतिकता एवं अपनी अंतरात्मा के अनुसार सदैव सदाचरण करेगा। वही दोस्तों जो अभी हमने आपको बताया, नैतिक राज्य होगा। ये राम राज्य, धर्म जो राज्य गांधी जी का था उसकी वो राजनीतिक पक्ष के अंतर्गत वो हो गया। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों धार्मिक पक्ष की, तो धार्मिक पक्ष में दोस्तों गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव की बात की थी। गांधी जी मूलतः एक आध्यात्मिक विचारक है। धर्म के संबंध में गांधी का विचार नैतिक मूल्यपरक एवं मानवतावादी है, परंतु गांधी धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता और धर्मांधता के विरोधी है। ये याद रखिएगा दोस्तों। धर्म सद्भाव की उन्होंने बात की है तो इसका मतलब ये नहीं गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हो या धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते हो, धर्मांधता को बढ़ावा देते हो। और यहाँ पर जो मेन जो गांधी जी का जो धार्मिक सर्वधर्म समभाव जो गांधी जी का वो था, तो देखो हमने आपको बताया था ना बेसिक वाली क्लास में कि धर्म के दो पक्ष हमने बताए थे ना। धर्म यानी रिलीजन वाला धर्म, हमने आपको बताया था कि धर्म के दो पक्ष होते हैं। एक बाह्य पक्ष बताया था, कर्मकांडीय पक्ष, क्योंकि सबकी पूजा पद्धति अलग है, सबके पूजा स्थल अलग है, किसी का मंदिर है, किसी का मस्जिद है, किसी का गिरजाघर है, और सबकी पूजा पद्धति अलग है। कोई पूजा करता है, कोई प्रे करता है, कोई नमाज पढ़ता है, वो कर्मकांडीय पक्ष जो था। एक हमने आंतरिक पक्ष बताया था, बुनियादी पक्ष, जो सभी धर्मों का सेम है, यानी सभी धर्मों के जो शाश्वत तत्व है, दया, करुणा, प्रेम, गांधी जी इसकी बात करते हैं। इसकी गांधी जी मानते हैं जो शाश्वत तत्व है, गांधी के अनुसार धर्म मानव जीवन और समाज का आधारभूत तत्व है, और वो आंतरिक जो पक्ष है ना इस पर बल देते हैं, ना कि कर्मकांडीय पक्ष पर। ये यहाँ पर याद रखना। साथ ही वे धर्म के बाह्य ढांचागत पक्ष या कर्मकांडीय पक्ष को विशेष महत्व नहीं देते थे। ठीक है, गांधी के अनुसार वही वो जो इंटरनल जो हमने बताया था आंतरिक जो पक्ष है, जो मूलभूत जो तत्व है धर्म का, उस पर वो बल देते हैं। ये सर्वधर्म समभाव का था। एक दोस्तों बता रहे थे कि हम धर्म और राजनीति में गांधी जी का, दोस्तों गांधी जी कहते थे कि राजनीति धर्म से युक्त होनी चाहिए, धर्म युक्त हो राजनीति होनी चाहिए। अब वो किस धर्म की बात कर रहे हैं, वो ऐसा थोड़ा ना बोल रहे हैं कि गांधी जी हिंदू धर्म, राजनीति हिंदू धर्म से युक्त होनी चाहिए, नहीं। यहाँ पर वो या मुस्लिम धर्म से युक्त होनी चाहिए। यहाँ पर धर्म का मतलब वही नैतिकता,
सदाचार, जो प्राचीन भारतीय परंपरा में जो धर्म है, DHRA में धर्म, उस धर्म की बात कर रहे हैं। यानी कि राजनीति धर्म से युक्त होनी चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। राजनीति नैतिकता युक्त होनी चाहिए, सिद्धांत विहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसे गांधी जी ने पाप भी कहा है। ये दोस्तों गांधी जी के धार्मिक पक्ष हुए कुछ। अगला देखते हैं दोस्तों गांधी जी के नैतिक पक्ष। अब नैतिक पक्ष में दोस्तों उनका साधन और साध्य संबंधी विचार आते हैं। अब इसको आप ठीक से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले टॉपिक में भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, यहाँ पर हम थोड़ा और देखते हैं। साधन साध्य विवाद में दोस्तों देखिए, एक तरफ है मार्क्सवादी, फासीवादी, नाजीवादी, उनका मानना है दोस्तों कि जो साध्य है, साध्य वो साधन का औचित्य सिद्ध कर देता है, औचित्य सिद्ध कर देता है। कैसे? उनका मानना है दोस्तों कि अगर साध्य आपका सही है, यानी जो आपका लक्ष्य है अगर वो आपने प्राप्त कर लिया, अब उसके लिए चाहे आपने ये इनके प्रकार चाहे कोई भी साधन लगाया हो, डजंट मैटर। उनका मानना है कि अंत भला तो सब भला, यानी कि साधन की पवित्रता पर बल नहीं देते, साधन की पवित्रता पर बल नहीं देते। उनका मानना है सिर्फ साध्य आपका अच्छा है तो आपके साधन का औचित्य सिद्ध हो गया, अंत भला सब भला, और कोई मैटर नहीं, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, डजंट मैटर। चाहे साधन आपको चाहे हिंसक साधन अपनाओ, इवन मार्क्सवाद तो खूनी क्रांति की बात करता है। उनका मानना है कि सिर्फ आपका साध्य प्राप्त होना चाहिए। ये कुछ विचारक ये कहते हैं। गांधी जी दोस्तों कहते हैं कि साधन और साध्य, साधन और साध्य में अवियोज्य संबंध है। अवियोज्य, अवियोज्य मीन्स दोस्तों अपृथक, इसको पृथक नहीं किया जा सकता। गांधी जी कहते हैं साधन और साध्य को आप अलग मान के मत चलिए, ये दोनों एक ही हैं, अवियोज्य संबंध है, इनको अलग मत मानो। गांधी जी का मानना है कि जो साधन है ना दोस्तों, वो बीज रूप है, वो बीज है, उसको बीज समझो, सीड। और साधन साध्य जो है वो वृक्ष है, साध्य वृक्ष रूप में है। यानी गांधी जी का मानना है कि अगर आपका साधन यानी कि बीज ही अगर खराब होगा तो आपका साध्य जो है, आपके वृक्ष में भी दोष आ जाएगा। अगर आपके साधन अनुचित हैं तो आपका साध्य भी अनुचित हो जाएगा। साध्य में अगर आपका अपवित्र है, साधन अगर आपका अपवित्र है तो आपका साध्य भी अपवित्र हो जाएगा। गांधी जी का ये मानना है, यानी कि साधन और साध्य दोनों ही आपके अपवित्र होने चाहिए। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली जो चल रहा है दोस्तों पूजा खेड़कर वाला, उसको हम लिंक कर सकते हैं। मार्क्सवादी, नाजीवादी, फासीवादी, इनका मानना क्या था कि भाई आपका साध्य प्राप्त होना चाहिए। यानी कि जो पूजा खेड़कर वाले इश्यू में उसने साध्य तो प्राप्त कर लिया, IAS तो बन गई थी, बट लास्ट में क्या हुआ, आ गई ना दिक्कत, रडार में आ गई, हो गई FIR वगैरह सब जो भी होना था, ट्रेनिंग भी कैंसिल करती गई लवासना के द्वारा। अगर वहीं वो गांधी जी वाला अगर उनका साधन भी अगर पवित्र होता, जो उन्होंने साधन यूज किया, अगर वो भी वो उचित साधनों का उपयोग करते, कोई भी ऐसा फेक डॉक्यूमेंट या फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगाती, तो उनका साध्य भी पवित्र होता, तो ऐसी नौबत नहीं आती जो अब आई है। तो ये दोस्तों साधन और साध्य वाला है गांधी जी का नैतिक पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो। साधन एवं साध्य संबंधी विचार वही फासीवादी, नाजीवादियों, मार्क्सवादियों की अवधारणा का खंडन करते हैं कि साध्य साधन के औचित्य को निर्धारित करना, ये हम देख चुके हैं। गांधी के अनुसार साधन बीज है और साध्य वृक्ष है, डिस्कस हम कर ही चुके हैं दोस्तों। गांधी जी इसमें 11 एकादश व्रत बताते हैं, यानी 11 व्रत बताते हैं नैतिक पक्षों में। कौन कौन से 11 व्रत बताते हैं दोस्तों? गांधी जी के एकादश व्रत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी संयमित रहना, अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना, शारीरिक श्रम, अस्वाद, अभय, निर्भीकता, सर्वधर्म संभाव, अस्पृश्यता निवारण, स्वदेशी। ये 11 दोस्तों गांधी जी ने एकादश व्रत बताए नैतिक पक्ष के अंतर्गत। फिर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो बहुत जगह आपको लिखने को मौका मिलेगा। गांधी जी के कुछ उन्होंने 7 सामाजिक पाप बताए थे कि 7, उन्होंने बोला था कि 7 पाप है। क्या 7 पाप बताए थे? उन्होंने बताया कि सिद्धांत के बिना राजनीति पाप है, सिद्धांत विहीन राजनीति जो है, इन पे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। परिश्रम के बिना धन, आप बिना परिश्रम के धन कमा रहे हैं, भ्रष्टाचार, रिश्वत इत्यादि के माध्यम से अगर आप धन कमा रहे हो तो वो पाप है। विवेक के बिना सुख, यानी अंतरात्मा के बिना अगर आपका सुख है तो वो पाप है। चरित्र के बिना ज्ञान, यानी आपके पास ज्ञान तो खूब है, नॉलेज खूब है, लेकिन आपका चरित्र ठीक नहीं है तो वो ज्ञान पाप है। नैतिकता के बिना व्यापार, आप कितना भी अच्छा व्यापार करते हो बट नैतिक नहीं है
नीरव मोदी, विजय माल्या वाले एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अब वो व्यापारिक तौर पर यानी कि उनमें जो व्यावसायिक सक्षमता है, व्यावसायिक जो क्षमता है वो खूब है, लेकिन नैतिकता नहीं है। तो नैतिकता के बिना व्यापार पाप है, मानवता के बिना विज्ञान बेकार है। दोस्तों कितनी भी साइंस आगे निकल जाए, अब मान लीजिए विज्ञान ऐसी हो जाए जो मानव के ही लिए घातक हो जाए, तो वो विज्ञान, मानवता के बिना विज्ञान पाप है, त्याग के बिना पूजा पाप है। ये 7 पाप है दोस्तों गांधी जी की, ये आपको पता होना चाहिए, कहीं भी लिखने का मौका मिलता है तो इनको कोट करना है। नैतिक पक्ष में दोस्तों अगला आता है गांधी जी सत्य और अहिंसा। सत्य अहिंसा सत्याग्रह, ये क्या था? तो दोस्तों सत्य और अहिंसा की बात करें दोस्तों, तो गांधी जी का पूरा जो दर्शन है वो सत्य और अहिंसा के पवित्र स्तंभों पर ही टिका है, सत्य और अहिंसा पर ही। गांधी जी की सत्य के प्रति असीम आस्था थी, उनकी जो आत्मकथा थी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसलिए उन्होंने उनका नाम रखा था। यहाँ पर दोस्तों गांधी जी 2 तरीके के सत्य की बात करते हैं, एक सापेक्ष सत्य रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट निरपेक्ष सत्य। सापेक्ष जो सत्य है उसमें वो बात करते हैं दोस्तों कि समय और परिस्थिति विशेष में आत्मा की जो आवाज है, अंतरात्मा की जो पुकार है, वो सापेक्ष सत्य है, यानी कि वो सापेक्ष है, स्थिति और समय परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है। लेकिन वही जो निरपेक्ष सत्य है उसके बारे में वो कहते हैं कि दोस्तों सत्य, उनका निरपेक्ष सत्य जो सर्वव्यापी है, सर्वकालिक है, अजन्मा है, अजर अमर है। निरपेक्ष सत्य उनका ऐसे यानी कि परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद से है। 2 तरीके के सत्य की बात करते हैं, जिसकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्ता है, एक वही तो पूर्ण सत्य है, यही शाश्वत नित्य और सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण विश्व सत्य की ही सत्ता पर निर्भर है। पहले उनका मानना था दोस्तों कि ईश्वर ही सत्य है, बाद में उनका हो गया सत्य ही ईश्वर है। तो दोस्तों जो सत्य के बारे में गांधी जी बात करते हैं। बात करें अगर अहिंसा की, तो दोस्तों गांधी ने सत्य की तरह अहिंसा को भी शाश्वत नैतिक एवं आत्मिक बल के रूप में संज्ञा दी थी। अहिंसा को भी वो शाश्वत मानते हैं गांधी जी, ठीक है। अब अहिंसा में, जैसे अहिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि शाब्दिक अर्थ की हिंसा ना करना, ये संकीर्ण अर्थ है। गांधी जी का मानना था कि आपके मन वचन और कर्म इन तीनों से ही किसी का अमंगल नहीं होना चाहिए। मन वचन कर्म तीनों से ही किसी जीव का, किसी व्यक्ति का अमंगल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इनका अहिंसा का ये व्यापक अर्थ निकल कर आता है। और जो अहिंसा वाला विचार है गांधी का, वो रस्किन, टॉल्स्टॉय और भारतीय दर्शन इनसे प्रभावित था, ठीक है। ये अहिंसा वाला था। दोस्तों बात करते हैं सत्याग्रह की, तो गांधी ने कहा कि सत्य की विजय हेतु, जो उन्होंने सत्य बताए, उस सत्य की विजय हेतु जो भी किए जाने वाला आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष है, जो भी आप आध्यात्मिक संघर्ष कर रहे हो, नैतिक संघर्ष कर रहे हो, वो सत्याग्रह है। अब ये सत्याग्रह कैसे किया गांधी जी ने, क्या रास्ता क्या बताया? अहिंसा के माध्यम से। यानी गांधी जी ने बताया कि सत्य जो है, सत्य वो साध्य है, सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है, अहिंसा उसका साधन है। अहिंसा के माध्यम से अहिंसा साधन है, ये आप याद रखिएगा। सत्य साध्य और अहिंसा साधन है। ये दोस्तों गांधी जी का अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह। फिर गांधी जी का जंतर, पहले भी इस पर हम एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। गांधी जी ने बताया था कि जब भी आपके अंदर नैतिक द्वंद्व उत्पन्न हो, कोई भी नैतिक द्वंद्व आए, कोई डिलेमा आए कि मुझे क्या करना चाहिए, प्रशासन में भी ऐसे बहुत सी चुनौतियां आएंगी, तो गांधी जी ने जंतर दिया था। पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि आप अगर जो भी निर्णय ले रहे हो तो आप सोचिए जो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा गरीब या सबसे ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति को आपने देखा हो, उसकी आप शकल याद कीजिए, और आप जो डिसीजन ले रहे हो उस डिसीजन से उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में आप सोचिए। ये गांधी जी का जंतर था, हम पहले इस पर डिस्कस किए थे। फिर बात करें दोस्तों कि भाई गांधी जी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल भी आया हुआ है आई थिंक एक बार, कि गांधी जी की वर्तमान काल में क्या प्रासंगिकता है। भाई हम गांधी के, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत लोग गांधी जी के बारे में कुछ भी उल्टा सुल्टा अनाप शनाप बोलते रहते हैं ना। अब दोस्तों गांधी जी के बारे में उल्टा सीधा जो बोल रहा होगा तो उसने हो सकता है गांधी जी को पढ़ा हो, लेकिन गांधी जी को जो समझा नहीं होगा, ये तो डेफिनेटली है। क्योंकि गांधी जी को जिसने पढ़ा है, समझा है, पढ़ा है और साथ में समझा भी है, तो वो कटाक्ष नहीं करेगा। अब वैसे गांधी जी कुछ संदर्भों में आलोचना होती है, लेकिन ये नहीं है गांधी जी बिल्कुल अप्रासंगिक थे। तो अगर गांधी जी की वर्तमान काल में प्रासंगिकता की बात करें तो दोस्तों इन सब ये सारे संदर्भ से निकल कर आएंगे। भ्रष्टाचार निवारण में गांधी जी की प्रासंगिकता है, नैतिक द्वंद्व की स्थिति में गांधी जी की प्रासंगिकता है, मनोवृत्ति परिवर्तन में प्रासंगिकता है, सामाजिक क्षेत्र में है, धार्मिक क्षेत्र में है, पर्यावरणीय क्षेत्र में है, आर्थिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी की प्रासंगिकता है। अब कैसे कैसे है दोस्तों, देखो एक एक करके देखते हैं। अगर बात करें दोस्तों भ्रष्टाचार निवारण की, तो
अभी हमने पढ़ा अस्ते, जो एकादश व्रत में मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करना, इसकी भूमिका है ना भ्रष्टाचार निवारण में। अगर इनका पालन किया जाएगा तो भ्रष्टाचार क्यों होगा? आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं होगा। न्यासधारता का सिद्धांत, आपके पास जो भी पूंजी है आप उसके मालिक नहीं है, आप उसके ट्रस्टी हैं, केवल संरक्षक हैं। जितनी आवश्यकता है उतना यूज करो, बाकी को जन कल्याण में खर्च करो। तो ऐसा ये स्थिति आएगी तो भ्रष्टाचार क्यों होगा? है ना गांधी रेलिवेंट। सर्वोदय की जो भावना है वो रेलिवेंट है। साधन की पवित्रता पर बल दे रहे हैं आज के टाइम पे सबसे ज्यादा। देखो अभी पूजा केडकर वाला इशू आया, और भी बहुत सारे आ रहे हैं। अगर साधन पवित्र रहेगा, गांधी जी साधन की पवित्रता पर बल देते थे, अगर हर व्यक्ति हर प्रशासनिक अधिकारी अगर साधन की पवित्रता पर बल देगा तो शायद वैसे ही ठीक रहेगा, यानी भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अपनी आवश्यकताओं को कम करने की बात की गई थी, अभी बताया था गांधी जी ने। तो भ्रष्टाचार निवारण में गांधी जी प्रासंगिक है। नैतिक द्वंद्व की स्थिति में गांधी जी का जंतर अभी देखा। गांधी जी कहते हैं अंतरात्मा के अनुसार कार्य करो। तो नैतिक द्वंद्व की स्थिति जब भी आपके सामने डिलेमा आएगा तो गांधी का जंतर याद करो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। तो नैतिक द्वंद्व की स्थिति से बाहर निकलने के लिए गांधी प्रासंगिक है। मनोवृत्ति परिवर्तन की अगर बात करें, किसी का एटीट्यूड चेंज करना हो तो सत्याग्रह के माध्यम से, हृदय परिवर्तन वाला जो हमने देखा था अभी, सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से मनोवृत्ति परिवर्तन। सामाजिक क्षेत्र में अगर बात करें तो लिंग भेद का विरोध किया गांधी जी ने, जाति भेद का विरोध किया, व्यक्तित्व निर्माण पर उन्होंने बल दिया। धार्मिक क्षेत्र में बात करें तो सर्वधर्म समभाव की उन्होंने बात की। पर्यावरणीय क्षेत्र में तो हमने देखा था उनका फेमस कोट कि प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकती है किंतु व्यक्ति के लोभ को पूरा नहीं कर सकती। इन्वायरमेंटल एथिक्स बोले ना, पर्यावरणीय क्षेत्र में हो गए ना रेलिवेंट। आर्थिक क्षेत्र में वो उनका न्यासधारता का सिद्धांत आ जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण, ग्राम पंचायत, अभी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट वाला जो था, क्या है? गांधी की रेलिवेंसी, गांधी की प्रासंगिकता। ये सब दोस्तों गांधी जी की प्रासंगिकता है। और अगर इसमें हम देखें विनोबा भावे का स्टेटमेंट, देखो विनोबा भावे का ये स्टेटमेंट है तो गांधी जी की जो प्रासंगिकता है उसको एकदम करेक्टली बखान बयां करता है। देखो क्या कहता है विनोबा भावे जी ने, क्या कहा था कि आज नहीं तो कल दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ना होगा। आज तो लोग हमारे साथ नहीं है, आज तो लोग हमारे साथ नहीं है, वो कल हमारे साथ आएंगे। एक ऐसा जमाना आएगा कि सारे समाज को शांति की प्यास लगेगी और सारा जमाना ये सोचेगा कि शांति में ही समस्या का निदान है तथा शांति में ही शक्ति है। सारा समाज ना भय से ना लोभ से बल्कि प्यास की पूर्ति के लिए शांति चाहेगा। तब सर्वोदय होगा और गांधी जी याद आएंगे। विनोबा भावे का ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो दोस्तों गांधी जी की रेलिवेंसी तो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से बयां कर रहा है कि दोस्तों आज नहीं तो कल अहिंसा का पाठ पढ़ना ही होगा। अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल हुआ था, है ना, रसिया यूक्रेन वाला जो विवाद हुआ था। अब लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है, युद्ध हो जाता है, फिर बाद में क्या करते हैं? शांति वार्ता की जाए। कहाँ किसकी बात कर रहे हैं? अहिंसा की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। कोई विवाद हो जाता है इमीडिएटली उसमें कोई भी एक्शन हो, लेकिन बाद में सब क्या बात करते हैं कि यार शांति से सुलझा लो। तो गांधी रेलिवेंट है ना, अहिंसा की बात करो। शरणार्थियों की समस्या आती है तब भी यही कहा जाता है। तो सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो गांधी जी प्रासंगिक हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमारा आज की क्लास, हमने गांधी जी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो कल की क्लास में हम जो आगे के थिंकर्स हैं या फिलोसफर्स हैं, चारवाक, जैन, बुद्ध, विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।